गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इकोनॉमिक्स का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। एंड चैप्टर नेम इज मनी एंड क्रेडिट। देखिए, अभी आज आप अगर आपको कोई सामान खरीदना होता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मनी मतलब पैसा, जो आप सभी जानते हैं, नॉर्मल लाइफ में भी आप यूज करते हैं मनी, कि हम मनी से जो है सेल सामान जो है परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं किसी सामान को, तो फॉर द इन एक्सचेंज ऑफ मनी। ठीक है ना, परचेज कर रहे हैं तो आप सामान खरीद रहे हैं और मनी पे कर रहे हैं। ठीक है, तो मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आज मुझे कुछ भी सामान जो है लेने जाना है बाजार में, तो मैं क्या करूंगी, मैं उस व्यक्ति को पैसे दूंगी और सामान खरीद लूंगी। ट्रांजेक्शन गुड्स आर बीइंग ब्रॉट एंड सोल्ड विद द यूज ऑफ मनी। आप सभी बच्चे जानते हैं, आप आपको कोई भी चीज खरीदनी है, आप जो है जाकर पैसे दोगे और उसे खरीद लोगे। ठीक है ना। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई ट्रांजैक्शंस आर मेड इन मनी? आप ये बताएंगे कि ट्रांजैक्शंस जो होती हैं, ट्रांजैक्शंस का मतलब होता है बेटे लेन देन। आपने कोई लेन देन करनी है, जरूरी नहीं होती आप सामान की ही लेन देन करें। कभी कभी हम दूसरों से कुछ सर्विसेज भी लेते हैं। जैसे आपके घर में जो है कोई काम करने वाला, आपने कुक रखा हुआ है खाना बनाने के लिए, या काम करने वाली बाई रखी हुई है, तो आप उनसे सर्विसेज ले रहे हैं। किसके एक्सचेंज में? मनी के एक्सचेंज में। आप उन्हें एक सैलरी देते हैं ना, कि हम महीने के बाद इतना पैसा आपको देंगे। तो ये जरूरी नहीं होता है, लेन देन जो है सिर्फ चीजों का होता है, सर्विसेज का भी लेन देन होता है। और आप जो है उसको पैसा जो देते हैं, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि देयर आर ट्रांजेक्शंस, सर्विसेज आर आल्सो एक्सचेंज्ड विद मनी। ठीक है, तो हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई ट्रांजैक्शंस आर मेड इन मनी? आप एक बात बताओ, अगर मनी के थ्रू मैं ट्रांजैक्शन ना करूं तो क्या करूंगी मैं? अब मेरे पास पैसा होगा, आजकल क्या है, आजकल हम पैसा यूज करा, अगर किसी से कोई सर्विस लेनी है तो हमने उसे सर्विस ले ली, पैसा दे दिया। कोई सामान खरीदना है, सामान खरीद लिया, पैसा दे दिया। लेकिन आज से कई सालों पहले, जब पैसा नहीं था, जब मनी नहीं था, तब क्या होता था? तब किस चीज का, कैसे लोग जो है सामान की खरीदारी करते थे? ऐसा नहीं है कि तब सामान की खरीदारी नहीं होती थी, तब भी सामान की खरीदारी होती थी। जैसे कि देखिए, ये तीन पिक्चर्स बना रखी हैं। एक ये जूते बेचने वाला है, और ये जो है ग्रेन्स, इसके पास वीट है, और ये पॉट सेलर है। ठीक है ना। अब जब आज से कई सालों पहले, जब मनी नहीं होता था एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कि मनी जो है हम उसे यूज नहीं करते थे लेन देन करने के लिए, तब क्या करते थे? तब ऐसा क्या होता था? तब जो था ना बेटे, बार्टर सिस्टम होता था। मतलब चीज के बदले चीज लेना। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है, अ पर्सन होल्डिंग मनी कैन इजिली एक्सचेंज इट फॉर एन कमोडिटी और सर्विसेज। जो मैंने आपको बता दिया कि आपको कोई भी चीज खरीदनी है या कोई सर्विस लेनी है, तो आप पैसे के बदले में ले सकते हैं। लेकिन अगर जब पहले पैसा नहीं होता था, तब कैसे ये लोग चीजों का लेन देन करते थे? अब यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। टेक द केस ऑफ शू मैन्युफैक्चरर। ही wants to sell shoes in a market and buy wheat। ये व्यक्ति जो है ये शूज बेचना चाहता है, और क्या खरीदना चाहता है बेटे? वीट खरीदना चाहता है। अब अगर आज के जमाने की बात करें, नाउ दीज डेज, जो हम करंट पीरियड है जो हमारा, इसमें शू मैन्युफैक्चरर क्या करेगा? अपने जूते बेचेगा, और उसको पैसे जो मिल जाएंगे, उन पैसों से वो वीट को खरीद लेगा। ठीक है ना। The shoe manufacturer will first exchange shoes that he has produced for money and then exchange the money for wheat। wheat से वो मतलब wheat जिससे खरीदना है उससे खरीद लेगा और पैसे उसको दे देगा। Imagine how much more difficult it would be if the shoe manufacturer had to directly exchange shoes for wheat without the use of money। अब आप खुद सोचिए कि ये जो शू मैन्युफैक्चरर है, जूता बनाने वाला, अगर इसको वीट खरीदना है लेकिन उसको मनी नहीं यूज करना, तो वो कैसे करेगा? देखो कितनी जबरदस्त सिचुएशन हो जाएगी, जो आजकल नहीं होती है। शुक्र है कि मनी है, हम फटाफट सामान को खरीद लेते हैं पैसे के बदले, और बेच भी देते हैं और पैसा ले लेते हैं। लेकिन आज से कई सालों पहले, जब मनी नहीं होता था, जब बार्टर सिस्टम होता था, कमोडिटी के बदले में कमोडिटी खरीदी जाती थी, तब कितनी जबरदस्त
मुश्किल सिचुएशन होती होगी, कितनी दुविधापूर्ण में ये दोनों व्यक्ति होंगे। देखिए अब कैसे, अब आप सोचिए ये शू मेकर है, अब इसको चाहिए इससे वीट, आई विल गिव यू शूज फॉर योर वीट, ये इसको बोलता है कि मैं ना तुम्हें जूते दे दूंगा वीट के बदले में। लेकिन ये वीट वाला पता है क्या बोलता है, आई डोंट नीड शूज, मुझे तो जूते नहीं चाहिए, मुझे तो कपड़ा चाहिए भाई, मेरे पास तो कपड़े नहीं है, मुझे तो कपड़े खरीदने हैं, मैं जूतों का क्या करूंगा। अब ये बेचारा तो हो गया ना परेशान। क्यों, कैसे परेशान हो गया, अब ये इससे पूछता है, ये पॉट मेकर है, अब ये पॉट मेकर कहता है कि मैं शूज तो लेना चाहता हूँ, आई वॉन्ट शूज बट आई डोंट हैव वीट, तुम मेरे से पॉट ले लो। अब कितनी जबरदस्त कंडीशन में, ये कितनी दुविधापूर्ण सिचुएशन अराइज हो गई कि ये व्यक्ति को वीट चाहिए और ये व्यक्ति को शूज चाहिए, मगर इसके पास तो वीट है ही नहीं। तो यहाँ पर कितना फेलियर एक सिस्टम हो जाएगा। अगर जिसको वीट चाहिए, जो वीट बेचता है, ऐसा इसको एक ऐसा व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा जिसे कि शूज की जरूरत हो और उसके पास वीट हो। इसी को बोलते हैं बेटे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। ठीक है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का मतलब ये है when both parties have to agree to sell and buy each other commodities. ठीक है, in a barter system where goods are directly exchanged without the use of money, double coincidence of wants is an essential feature. एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि बार्टर सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट क्या जरूरी है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। इसका मतलब ये कि जो ये बेचना चाहता है और ये व्यक्ति जो ये चीज बेच रहा है, यानी ये शू वाला जो है ये वीट चाहता है और ये वीट वाला जो है ये क्लोथ ना चाहे, इसको क्या चाहना होगा, इसे शूज चाहिए होंगे, तभी ये जो है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होगा। मतलब जो ये बेचना चाहता है वो ये खरीदना चाहता है और जो ये बेचना चाहता है वो ये खरीदना चाहता है। समझ आ रहा है कि जूते बेचने वाले को वीट चाहिए और वीट बेचने वाले को जूते चाहिए, तभी जो है इन दोनों की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल होगी। तो बार्टर सिस्टम में जहां पर सामान के बदले सामान खरीदा जाता है, यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सामान बेचता है और उस बदले में दूसरे व्यक्ति का सामान खरीदता है, यानी पैसे नहीं दे रहा, सामान दे रहा है उसके अगेंस्ट में, तो वहां पर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि ये सिचुएशन अराइज हुई कि भाई डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स हो नहीं पाता था। जरूरी तो नहीं है कि जूते बेचने वाले को वीट चाहिए तो वीट बेचने वाले को भी जूते चाहिए, इट्स नॉट नेसेसरी। जैसे इस एग्जांपल में बताया गया है कि ये जो वीट बेचने वाला है इसको जूते नहीं चाहिए, इसको तो क्लॉथ्स चाहिए, इसको चाहिए जूते पॉट मेकर को, लेकिन इसके पास तो वीट है ही नहीं। तो कितनी जबरदस्त प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी इन तीनों के लिए। तो ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए मनी बनाया गया कि भाई आपने एक्सचेंज करना है, कोई भी सामान को आपने बेचना या खरीदना है तो आप उसके बदले में सामान को मत यूज कीजिए, आप मनी को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज कीजिए। ठीक है, ठीक है, तो इसमें हमने ये देखा it is no longer necessary for the shoe manufacturer to look for a farmer who will buy his shoes and at the same time sell him wheat. All he has to do is to find a buyer for his shoes. पहले उसको बायर देखना पड़ेगा जिसको अपने जूते बेच सके। Once he has exchanged his shoes for money, अब जब उसने जूते बेच दिए तो उसके पास क्या आया, पैसा आया। अब उस पैसे को यूज करके वो वीट को खरीद लेगा। ठीक है, तो ये लेट्स वर्क दीज आउट, ये आप खुद करेंगे, खुद देखेंगे क्वेश्चन। इसमें क्या है, हाउ डज द यूज ऑफ मनी मेक इट इजियर टू एक्सचेंज थिंग्स। आप देखिए कितना आसान हो गया, मनी को यूज करके आपने चीजों को कितनी आसानी से एक्सचेंज कर लिया। इसी एग्जांपल के थ्रू आप एक्सप्लेन करेंगे। ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू मीन बाय डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। आप एग्जांपल को यूज करके इस टर्म को एक्सप्लेन करेंगे। Now I come to another point, another topic, that is the modern forms of money. अब आप यहाँ पर देखिए कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं, यहाँ पर गुप्ता के कॉइन शो हो रहे हैं, तुगलक कॉइन्स। ठीक है ना, ये मतलब ये जब पहले जो डायनेस्टीज आती थी उस टाइम पर गुप्ता के पीरियड पे कौन से कॉइन्स चलते थे, तुगलक के टाइम पर कौन से कॉइन्स चलते थे, ये जस्ट
कॉइन्स की पिक्चर्स हैं। तो आज जब मॉडर्न इकोनॉमी की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो है मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी जो है वो कौन सी है। पहले ये चीज यूज होती थी, ये वाले मेटल के कॉइन्स। ये भी एक नंबर का क्वेश्चन आता है कि पहले जो थी ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ मनी कौन सी है और मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी कौन सी है। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है कि ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ मनी कौन सी है, तो आप ये मेटेलिक कॉइन्स बता सकते हैं। ठीक है। बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइन्स अ वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट वाज यूज्ड एज मनी। फॉर एग्जांपल सिंस द वेरी अर्ली एजेस, पहले जो था ना, लोग जो थे ग्रेन्स और कैटल्स को भी यूज करते थे एज अ मनी, अनाज को। लेकिन क्योंकि प्रॉब्लम अराइज होती है, आप अनाज को कब तक संभाल के रखोगे, अनाज तो सड़ जाएगा ना। उसके बाद फिर क्या होने लगा, मेटेलिक कॉइन्स आने लग गए। मतलब कि जो ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ मनी थी दैट वाज द मेटेलिक कॉइन्स यूज होने लगे ट्रांजैक्शन करने के लिए, गोल्ड के कॉइन्स, सिल्वर के कॉइन्स। ठीक है। लेकिन आज जो है, अब आप सभी को पता है गोल्ड इतना महंगा है, अब इतना गोल्ड कहाँ है कि हम गोल्ड के कॉइन्स स्टार्ट कर दे गवर्नमेंट। तो आज के टाइम पर जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी है उसको हम पढ़ेंगे। सबसे पहला जो है मनी का, जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी में, दैट इज करेंसी। ठीक है। करेंसी में क्या आते हैं बेटे, पेपर के नोट्स भी आते हैं, जो 10 रुपए का नोट, 100 रुपए का नोट, ये सारे पेपर के नोट्स भी आते हैं और कॉइन्स भी आते हैं। आप सभी इन दोनों टर्म से फेमिलियर है अच्छे से। ठीक है। मॉडर्न करेंसी इज नॉट मेड ऑफ प्रीशियस मेटल, ये मैंने अभी आपको बता दिया। पहले जो ट्रेडिशनल कॉइन्स जो यूज होते थे वो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर के कॉइन्स होते थे। लेकिन आज का जो कॉइन यूज होता है वो कोई गोल्ड, सिल्वर, कॉपर का नहीं होता। ठीक है। और एंड अनलाइक ग्रेन एंड कैटल दे आर नीदर ऑफ एवरीडे यूज। मतलब जैसे पहले मैंने बताया आपको, ट्रेडिशनल टाइम पर जो है ग्रेन्स को और कैटल को भी यूज किया जाता था ट्रांजैक्शंस करने के लिए। लेकिन आजकल जो है मॉडर्न करेंसी इज विदाउट एनी यूज ऑफ इट्स ओन। अब एक बात बताइए, अब मैंने एक पेपर का कागज लिया, उसपे मैं 2000 रुपीज लिख दूं और मैं जाऊं बाजार में, क्या वो जो शॉपकीपर है वो एक पेपर पे मेरा लिखा हुआ 2000 रुपीज, क्या वो उसको ले लेगा? नेचुरली वो नहीं लेगा, कभी भी नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? देन व्हाई इज इट एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज? मनी जो हमारी जो पेपर करेंसी होती है या जो ये कॉइन्स होते हैं, इसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज ही क्यों माना गया? क्योंकि बेटा ये करेंसी ऑथोराइज्ड की गई है। किसने ऑथोराइज करा है? बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। देश की जो भी गवर्नमेंट होती है वो ऑथराइज करती है कि भाई ये टाइप की जो करेंसी होगी ये हमारे देश में चलेगी, इसका प्रचलन रहेगा। ठीक है। और इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। आप यहाँ अभी अपने देश में जो करेंसी बनती है, आप उसको शॉपकीपर के पास लेके जाइए, वो ये नहीं कहेगा अरे मैं तो नहीं इसके बदले में आपको सामान दूंगा, उसको देना पड़ेगा, ही इज बाउंड टू गिव। ठीक है। तो ये एक्सेप्टेड, ये करेंसी क्यों एक्सेप्ट की गई है? क्योंकि इट इज ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। और ये करेंसी के नोट जो है कौन इश्यू करता है बेटे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इश्यू करती है। किसके बिहाफ पर? सरकार के बिहाफ पर, दैट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट। एज पर इंडियन लॉ और नो अदर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन इज अलाउड टू इशू करेंसी। ठीक है ना। मतलब कोई ऐसा नहीं है अगर आप कि आपने जो है नोट छापने की मशीन लगा दी और नोट छाप रहे हैं तो आपके करेंसी चलेगी। इट इज टोटली इलीगल, फेक करेंसी वो मानी जाएगी। और आप उसको अगर ऐसा करेंगे तो आपको जो है पनिशमेंट भी दी जा सकती है, दी जाएगी डेफिनेटली। द लॉ लीगलाइज द यूज ऑफ मनी एज अ मीडियम ऑफ पेमेंट दैट कैन नॉट बी रिफ्यूज्ड। जो भी करेंसी है जो देश में ऑथराइज करी है गवर्नमेंट ने, उसको कोई भी रिफ्यूज नहीं कर सकता, मना नहीं कर सकता इन सेटलिंग ट्रांजेक्शन्स इन इंडिया। ठीक है बच्चे। तो मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी में सबसे पहले क्या आ गया हमारा? मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी में करेंसी। ठीक है। पेपर करेंसी एंड कॉइन्स। उसके बाद डिपॉजिट्स विद बैंक भी जो है बेटे मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी में आती है। अब डिपॉजिट्स विद बैंक जो है मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी में किस तरीके से आती है बेटे? अब हमने बैंक, अब हर जो, जैसे सपोज करो आपके पापा को सैलरी मिलती है, अब आप सारा पैसा तो नहीं खर्च कर लेते होगे ना, कुछ पैसा जो है मम्मी क्या करती होगी, बैंक में जमा किया, पापा जो है बैंक में जमा कराते होंगे। क्या एक्स्ट्रा कैश होता है तो क्या करें?
बैंक में जमा करा देते हैं, क्योंकि वो बैंक में अकाउंट ओपन कर लेते हैं और उसमें जमा करा देते हैं। इससे उनको क्या फायदा होता है, इसके बदले में जो है बैंक जो है एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट और कुछ एक मिनिमम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट भी पे करता है। ठीक है ना, पैसा घर में पड़ा रहेगा, चोरों का भी कहीं कोई चोरी ना कर ले, तो व्यक्ति यही सोचता है कि चलो इसको बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं, तो उसके बदले में उसको इंटरेस्ट भी मिलेगा। इन दिस वे मनी पीपल्स मनी सेव विद द बैंक एंड इट अर्न्स एन अमाउंट एज इंटरेस्ट। और पीपल जो जिसने जमा कराया है उसके पास प्रोविजन भी होता है कि वो मनी को विड्रॉ कर सके। ठीक है, तो ये जो हमने पैसा जमा कराया, मेरे पास ये फैसिलिटी है, मेरे पास आई हैव अ फैसिलिटी टू विड्रॉ द मनी, मैं उस पैसे को निकलवा भी सकती हूँ। So since the deposit in the bank accounts can be withdrawn on demands, these deposits are called demand deposits। ठीक है, मैंने जो है जो पैसा जमा करा रखा है अपने अकाउंट में, मैं उसको विड्रॉन करा सकती हूँ ऑन डिमांड। मैं डिमांड कर सकती हूँ कि भाई मैं मेरा पैसा जो है मुझे दिया जाए। ठीक है ना, डिमांड कर रही हूँ ना, पैसा अपना डिमांड कर रही हूँ, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, ऐसे डिपॉजिट्स को बोला जाता है डिमांड डिपॉजिट्स। इज दैट क्लियर? ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन पुट अप किया जा सकता है एग्जाम में कि व्हाट डू मीन बाय डिमांड डिपॉजिट्स। तो डिमांड डिपॉजिट्स आर द डिपॉजिट्स इन द बैंक अकाउंट दैट कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट्स ऑफर अनदर इंटरेस्टिंग फैसिलिटी। It is this facility which lends, it is the essential characteristic of money. You would have heard of payment being made by checks instead of cash. देखिए ये लाइन को मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, आप जरा ध्यान से सुनिए। पेमेंट बीइंग मेड बाय चेक्स इंस्टेड ऑफ कैश, यानी देखिए मैंने अगर किसी को पेमेंट करनी है, जैसे आपके यहाँ पर बुक में भी एक एग्जांपल दे रखा है, इसी को ले लेते हैं। चलो, एक सपोज करो मैंने जो है पेमेंट करनी है प्रेम कुमार को, तो मैं क्या करूंगी, मैंने बैंक में जो है मतलब एक चेक मैंने काटा, एक चेक का बेटे आपको एक वो दे रखा है, स्पेसिमेन कॉपी दे रखी है, आप देखिए इसे ध्यान से। पे प्रेम कुमार को मैंने पैसे देने 57,000 रुपए, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया पे प्रेम कुमार 57,000, ये मेरा चेक का नंबर है। और ये जो बाकी है ना, ये सारी कोडिंग होती है बैंक्स की यूज के लिए होती है, इसमें आईएफएससी कोड माइकर नंबर होता है, ये बैंक का काम होता है, इसमें आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना। ये मेरा अकाउंट नंबर है, तो मैं जो है मैंने ये चेक जो है प्रेम कुमार को देने के लिए चेक काटा, तो इसमें क्या है बेटे, इसका मतलब ये है कि मैं अपने अकाउंट में से प्रेम कुमार के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर रही हूँ। कितने? 57,000। यहाँ पर मैं अपने साइन मारूंगी, यहाँ पर किसी एम साहिन ने साइन मारे हुए हैं ना, तो मैं एम साहिन तो हूं नहीं, मैं तो शीतल हूं, तो मैं यहाँ पर अपने साइन मारूंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अपना नाम लिखूंगी और यहाँ डेट डालूंगी, और ये जो अकाउंट पे है ना 2 लाइंस, इसका मतलब ये है कि जो ये मैंने चेक प्रेम कुमार के नाम पर दिया है, तो वो व्यक्ति को कैश में पेमेंट नहीं होगी, वो व्यक्ति के अकाउंट में ही जाएगा पैसा। समझ आ रही है? मैं इस लाइन को फिर से ऊपर से एक्सप्लेन कर रही हूँ, अब आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए, पेमेंट्स बीइंग मेड बाय चेक इंस्टेड ऑफ कैश, कि पेमेंट हम चेक के थ्रू कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ कैश। अब यहाँ पर मैंने कोई कैश नहीं यूज करा, ठीक है ना। अब ये जो एग्जांपल है मोहम्मद सलीम का है, वो जो है चेक देते हैं, जिसको भी देना है उनको चेक, जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया कि मैंने चेक दिया प्रेम कुमार को, तो यहाँ पर मैं उसको कैश नहीं दे रही, मैं उसको चेक दे रही हूँ, यानी मैं उसको पेमेंट तो कर रही हूँ 57,000 की, बट इंस्टेड ऑफ पेइंग हिम थ्रू कैश आई एम गिविंग हिम अ चेक। फॉर पेमेंट थ्रू चेक द पेयर हु हैज एन अकाउंट विद द बैंक, अब मेरा अकाउंट है बैंक में तभी तो मैं चेक दे रही हूँ, मेक्स आउट अ चेक फॉर अ स्पेसिफिक अमाउंट, जितना अमाउंट पे करना है उस व्यक्ति को, उसके अमाउंट जितना मैं उस चेक को काट देती हूँ। अब 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे भी पुट कर सकता है एग्जामिनर कि व्हाट डू मीन बाय अ चेक। अ चेक इज अ पेपर, एक पेपर का टुकड़ा है जो इंस्ट्रक्ट करता है बैंक को कि ये अमाउंट जो स्पेसिफिक अमाउंट है, मैंने जैसे यहाँ पर आई हैव रिटन हियर 57,000, तो बैंक यहाँ पर 60,000 निकाल कर नहीं देगा,
जितना अमाउंट लिखा है वो उतना ही देगा। स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पर्सन अकाउंट, मेरा अकाउंट है तो पर्सन के अकाउंट में से पैसा निकलेगा, टू द पर्सन इन हुज नेम द चेक हैज बीन इशूड, किसके पास जाएगा वो पैसा, जिस व्यक्ति का नाम उस चेक में मेंशन है। इज दैट क्लियर? अब एक बार मैंने अपना उदाहरण दिया, अब एक बार हम इस जो बुक में दे रखा है इसका एग्जांपल को ले लेते हैं। आ शू मैन्युफैक्चरर है मोहम्मद सलीम, he has to make a payment to the leather supplier and writes a check for a specific amount। यानी ये जो मोहम्मद सलीम है ये प्रेम कुमार जी को पैसे देना चाहते हैं। क्यों देना चाहते हैं? क्योंकि वो उन्होंने उससे लेदर लिया है, लेदर के बदले ही तो वो शू मैन्युफैक्चर करेंगे ना। तो दिस मींस दैट द शू मैन्युफैक्चरर इंस्ट्रक्ट्स हिज बैंक। अब यहाँ पर हु इज गिवन एन इंस्ट्रक्शन टू बैंक? मोहम्मद सलीम। मोहम्मद सलीम जो है बैंक को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि भाई ये 57,000 रुपए 57,000 रुपीज जो है लेदर सप्लायर को पे किया जाए। द लेदर सप्लायर टेक्स दिस चेक एंड डिपॉजिट्स इट इन हिज ओन अकाउंट इन द बैंक। अब क्या होगा, जो लेदर सप्लायर होगा ना वो चेक उस मोहम्मद सलीम से ले लेगा और अपने बैंक के अकाउंट में डाल देगा। अब क्या हो जाएगा, द मनी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर बैंक अकाउंट इन अ कपल ऑफ डेज। कुछ ही दिनों में प्रेम कुमार के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा और किसके अकाउंट में से निकल जाएगा? मोहम्मद सलीम के अकाउंट में से। अब ट्रांजैक्शन जो है कंप्लीट हो गई विदाउट एनी पेमेंट ऑफ कैश। ना प्रेम कुमार को कैश मिला, ना मोहम्मद सलीम ने कैश दिया। कहाँ किसमें डीलिंग हो रही है? अकाउंट्स में। इसके अकाउंट से पैसा निकला और प्रेम कुमार के अकाउंट में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये लाइन देखिए, द फैसिलिटी ऑफ चेक अगेंस्ट डिमांड डिपॉजिट्स मेक इट पॉसिबल टू डायरेक्टली सेटल पेमेंट्स विदाउट द यूज ऑफ कैश। यानी प्रेम कुमार को हाथ में भी कैश नहीं आया, उसके अकाउंट में गया, और मोहम्मद सलीम ने भी कैश नहीं दिया, उसे अपने अकाउंट में से दिया। तो यहाँ पर हम चेक के थ्रू जो है पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए डिमांड डिपॉजिट को एक मोड ऑफ पेमेंट माना गया है, एज मीन ऑफ पेमेंट माना गया है। इसीलिए डिमांड डिपॉजिट जो होता है वो भी जो है मॉडर्न इकोनॉमी में जो है इट्स अ मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। अब आपको समझ में आ गया, अगर मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी बताना है आपको तो आपने क्या क्या बताना है बेटे? डिमांड डिपॉजिट बताना है आपने, और पेपर करेंसी बताना है, कॉइन्स बताना है। ठीक है, और आजकल तो ये डेबिट कार्ड्स भी होते हैं, इनके थ्रू भी जो है हम पेमेंट कर सकते हैं, इनको भी जो है मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी में यूज करते हैं हम। अब एक लाइन और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो है बहुत क्वेश्चन अराइज करते हैं बच्चों में कि व्हाई but for the banks there would be no demand deposit and no payment by checks against these deposits। यहाँ पर मैं कस्टमर की बात नहीं कर रही हूँ, मैंने पैसा जमा कराया बैंक में तो मेरा जो है मैं अगर उसके थ्रू पेमेंट कर रही हूँ तो मैं डिमांड मांग रही हूँ, मैं बैंक से डिमांड कर रही हूँ कि मेरा पैसा जो है दूसरे व्यक्ति के अकाउंट में ट्रांसफर किया जाए। डिमांड डिपॉजिट हो गया, डिमांड है ना, मैं अपने पैसे के अगेंस्ट डिमांड कर रही हूँ, अपने डिपॉजिट के अगेंस्ट। लेकिन बैंक का कोई डिमांड डिपॉजिट नहीं होता, क्योंकि बैंक का कोई डिमांड डिपॉजिट नहीं होता इसलिए बैंक से अगर मैंने पैसा मांगा तो बैंक मुझे चेक नहीं देगा, उसको कैश ही देना पड़ेगा। ये लाइन में बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है, आप इसको ध्यान से सुनिए। बट फॉर द बैंक, बैंक के लिए देयर वुड बी नो डिमांड डिपॉजिट्स एंड नो पेमेंट बाय चेक, क्योंकि बैंक जो है हमें कोई भी पेमेंट नहीं कर सकता चेक के थ्रू। समझ आ रही है? इस लाइन का मतलब ये है, द मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी करेंसी एंड डिपॉजिट्स आर क्लोजली लिंक्ड टू द वर्किंग ऑफ द मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम। इज दैट क्लियर? आज मैंने आपको यही बताया है, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी क्या होती है, बार्टर सिस्टम क्या होता है, डबल कोइंसिडेंस क्या होता है, इसके बारे में बताया, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स के बारे में। आज हम इतना ही पढ़ेंगे और चेक को मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करा है। वैसे इससे चेक से रिलेटेड ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता कि आप एक चेक बनाओ, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा। आई हैव जस्ट एक्सप्लेन, क्योंकि ये डेली रूटीन में आपके पेरेंट्स चेक काटते होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली में व्हाट दे आर डूइंग, इसीलिए आई एक्सप्लेन्ड इट। ठीक है बेटे, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम जो है क्रेडिट की बात करेंगे, लोन की बात करेंगे। ठीक है, थैंक्स बेटा।